नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं शिल्पी सेन। नए साल का जश्न जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वजह यह है कि अगले साल यूपी विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आज जो फैसले लिए जाएंगे, उसका सीधा असर चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। बीजेपी तैयारियों में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहती और कहा जाता है कि चुनाव से बहुत पहले ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई है और पंकज चौधरी को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई है। लेकिन अब बारी है सरकार में बदलाव की, यानी योगी कैबिनेट में कुछ चेहरे अब बदले जाएंगे। वैसे तो मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार की सुगबुगाहट पिछले कुछ समय से लगातार कई बार होती रही है, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है, ऐसा माना जा रहा है। खरमास चल रहा है और इसके बाद मकर संक्रांति के बाद ये बदलाव हो सकता है, यानी योगी कैबिनेट का विस्तार संभव है। इसमें किसकी एंट्री होगी? और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बाहर भी जा सकते हैं। वैसे पार्टी कई बार चुनाव के समय में सरकार से चेहरे हटा करके, यानी उनका मंत्री पद लेकर के उनको संगठन के काम में भी लगाती रही है अपने नेताओं को। तो ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ है जो इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को बहुत खास बनाएगा, क्योंकि इससे ही 2027 की चुनावी रणनीति को बीजेपी साधने की कोशिश करेगी। तो योगी कैबिनेट का विस्तार क्या होगा 2027 में? बेड़ा पार। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ दुर्गेश उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साल का दूसरा दिन है। सबसे पहले आपको साल 2026 नए साल की बहुत शुभकामनाएं। अब मनमोहन जी, आपको भी। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो सुगबुगाहट है, ये जो अटकलें हैं, बल्कि हम कह सकते हैं ये पहले भी होती रही है, लेकिन अब ऐसा फाइनल माना जा रहा है क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब 1 साल का समय रह गया है। तो क्या मानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद वो बहुप्रतीक्षित विस्तार हो सकता है, जिसका इंतजार लोगों को, जिसका इंतजार पार्टी के नेताओं को, जिसका इंतजार कार्यकर्ताओं को लंबे समय से था? देखिए, ये विस्तार की अटकलें लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ही लग रही हम्म, थीं, हम्म, मगर उस समय परिस्थितियां यूपी में जो नतीजे आए भारतीय जनता पार्टी के, वो परिस्थितियां दूसरी हो गई और उसमें मामले को रोक दिया। फिर अब एक बार फिर से ये जब प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हो गया और भूपेन्द्र चौधरी को निवर्तमान अध्यक्ष बना दिया है, तो पंकज भूपेन्द्र चौधरी चौधरी। योगी मंत्रिमंडल से ही आए थे। ये पंचायती राज उनको मंत्रिमंडल से बाहर लाया गया था हम्म। और तब ये बात हुई थी कि अब इनको मंत्री पद से हटाया गया, क्योंकि एक पद एक सिद्धांत का बीजेपी में बात कही जाती है। तो अब चूंकि जब भूपेन्द्र चौधरी हट गए हैं, तो जी। भूपेन्द्र चौधरी का मंत्रिमंडल में शामिल होना, मतलब आप निश्चित तौर से मानिए, क्योंकि वो हम्म, भाजपा के जाट नेता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का से वो प्रतिनिधित्व रखते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि वो हट जाएंगे तो बीजेपी का जाट समुदाय में एक नाम कम हो जाएगा। अब क्योंकि इस बात में और मैं बताऊंगा कि ये स्वतंत्र देव सिंह परिवहन मंत्री हुआ करते थे योगी सरकार में, और जब वो हम्म, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और फिर हम्म, जब प्रदेश अध्यक्ष से हटे भूपेन्द्र चौधरी आए, तो फिर उनको मंत्रिमंडल में लिया गया। तो बीजेपी ने शायद उनको, ऐसी मेरी जानकारी, के आश्वस्त भी किया है कि आपका सम्मान रहेगा। तो एक वो बैलेंस करने की बात थी। दूसरा, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, वो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आवश्यक भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से बगावत करके गए हुए कुछ एमएलए वो भी हम्म, प्रतीक्षा में हैं और उनको शायद आश्वासन दिया गया था कि आपको हम समायोजित करेंगे। पिछले मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ था, जब रालोद के अनिल वगैरह शामिल हुए हम्म, थे, उस जी। समय इन लोगों की सदस्यता का मामला फंसा हुआ था। अब चूंकि समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनको एक अलग दल उसको मान्यता दे दी है, ऐसे में अब उनके लिए एक ये हर्डिल जो था वो खत्म हो गया है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण उससे जो है बिल्कुल, इस किसी बात पर। एक व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है। जी, इस और बात क्योंकि पर बड़ा आती हूँ। चेहरा है, बड़ा नाम है, कई बार के सर, इस एमएलए हैं, बात वो पर मनोज आती हूँ पांडे मैं। हैं, इस इनकी बात बात पर शायद आती हूँ आती सर, है। इस बात पर आती हूँ मैं।
इस बात पर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि सपा के जो बागी हैं, जिन्होंने बीजेपी का साथ उस वक़्त राज्यसभा के चुनाव में दिया था, उसके बाद भी उनके बागी तेवर जारी रहे, उसमें से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं और समय-समय पर जो मिलने की तस्वीरें उनकी आती रही हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की, वो भी सामने आती रही हैं और अब तो विधानसभा ने एक तरह से उनको असंबद्ध कर दिया है, यानी किसी राजनीतिक दल के अब वो नहीं माने जाएँगे, निष्कासित हो गए हैं, तो अब वो रास्ता जो टेक्निकल जो हर्डल था, वो भी साफ हो गया। लेकिन सबसे पहले अगर हम बीजेपी की बात करें, दुर्गेश जी, अ, कई चेहरे ऐसा कहा जा रहा है कि कई चेहरों की एंट्री होगी। एक नाम भूपेंद्र चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का मनमोहन जी ने बताया क्योंकि उनका लगभग तय माना जा रहा है। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं बड़े, दूसरा जी। उनसे मंत्री पद खाली करवाकर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, अब है नहीं, अब पंकज चौधरी बन गए, तो अब उनको वापस भेजा जाएगा। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा क्योंकि जातीय समीकरण अखिलेश यादव के पीडीए से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चुनौती बीजेपी को मिली है, अब तो सामने विधानसभा चुनाव में उसको साधने की बारी है। तो ये संकेत क्या पार्टी दे सकती है? यानी जो विस्तार है, उसमें क्या पीडीए के चेहरे ज़्यादा दिखाई देंगे? भूपेंद्र चौधरी की बात अलग है, उसके अलावा पीडीए से कि आप इस वर्ग से मंत्री बन सकते हैं। 6 सीटें तो खाली ही हैं, उसके अलावा अगर देखिए, बदलाव बिल्कुल जैसे कि अभी मनमोहन जी कह भी रहे थे कि अब 2027 का चूंकि विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, साल भर भारत मतलब 15 महीनों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब एक तरह से चुनावी मोड में है और ये एक अगर कैबिनेट में सफल होता है तो ये आखिरी होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा शिल्पी कि जो पीडीए जिससे एक अच्छा खासा जो लॉस हुआ था 2024 के लोकसभा के चुनाव में, निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व भी अभी जैसे ब्राह्मणों का एक मुद्दा पिछले एक आध हफ्ते से हम लोग काफी जोर शोर से सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की बात जरूर होगी कि भाई कम से कम जातीय संतुलन कैबिनेट में दिखाई पड़े, क्योंकि चुनाव में जाना है और जो अखिलेश यादव ने पीडीए पीडीए कह के और एक अच्छा खासा एक चैलेंज पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा कर दिया है, उसकी काट खोजने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसी के क्रम में पंकज चौधरी को लाया गया है, क्योंकि वो कुर्मी वोट के भाई बहुत बड़े नेता हैं, महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। तो इस बार जैसे भूपेंद्र चौधरी पर तो किसी को कोई शक नहीं है कि भूपेंद्र चौधरी को चूंकि भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया गया है और वो एक जाटों के बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो उनको तो रखा जाएगा, 99% तय है। लेकिन मैं हमेशा अपनी डिबेट्स में अपनी अपनी बातों में मैं ये कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर लास्ट मिनट में चेंजेस होते हैं, जो बहुत सारी जिसके बारे में कयास लगाए जाएं, जिसके बारे में लोग गॉसिप हो, सोशल मीडिया पे बहुत लिखा और पढ़ा बोला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो होता है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं करता। हाँ, इस बिल्कुल, बीच में यह है कि कैबिनेट सफल होगा, अब उसमें किस तरह के चेहरे शामिल किए जाएंगे, एक बात बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं जातीय संतुलन को साधने की कोशिश होगी। जातीय संतुलन को साधने की कोशिश होगी। मनमोहन जी, जिस तरह से कुर्मी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, यानी पार्टी का एक फोकस और खासतौर पर पीडीए का चैलेंज जो है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो नॉन यादव जो ओबीसी हैं, पार्टी उसकी आगे राजनीति करना चाहती है क्योंकि एक बड़ा वर्ग है और पार्टी को लगता है कि पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में ये वर्ग कहीं ना कहीं छिटक गया है, ये नॉन यादव ओबीसी का। तो आपको लगता है कि वैसे तो 6 सीटें खाली हैं, लेकिन अगर बदलाव होता है, तो इन वर्गों से और कौन से चेहरे ऐसे हैं जो हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? या जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरे भी हो सकते हैं, तो हमको ये बताइए कि ब्राह्मण चेहरे आपको लग रहे हैं? क्या इन वर्गों से लग रहे हैं? कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं? देखिए, जो ब्राह्मणों का जो एपिसोड अभी हुआ है जिसकी बात दुर्गेश जी कर रहे थे, वो यूं ही नहीं हुआ है, क्योंकि एक बात ये भी चल रही थी कि किसी ब्राह्मण के हाथ में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन की कमान सौंपने की बात लगभग फाइनल थी और ये बात आ रही थी कि ब्राह्मणों को देकर के संतुलन बनाया जाएगा, कि जो एक मर्मरिंग चलती है कि मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासनिक अमले पर ज्यादा है, तो वो बैलेंस बनाने की बात थी। मगर पीडीए का मुद्दा इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया और ये बात लगातार उठने लगी,
तो ये बात 2024 के लोकसभा चुनाव की पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी में उठने लगी, ये पीडीए के लिए क्या किया जाए। तो नान यादव वाला जो फैक्टर उठा करके लाया गया, तो जो मंथन दिल्ली की बैठकों में हो रहा था उसमें लगातार ये बात हो रही थी कि कोई कुर्मी बिरादरी का लीडर दिया जाए। कुर्मी बिरादरी के लीडर पर एक बार फिर से एक निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो सरकार में मंत्री भी हैं, उनके नाम पर बात आ रही थी कि उनको बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने इस बात को ना करके और अपना एक नया फैसला दे दिया जिसमें पंकज चौधरी आ गए। अब मैं यहाँ ये जोड़ना जरूर चाहूंगा कि पंकज चौधरी लगातार 7 बार के एमपी जरूर हैं, बीच में एक बार पराजित भी हुए हैं, मगर यूं देखा जाए तो वो जो पीडीए है अखिलेश यादव की का उसमें कुर्मी लीडर के रूप में उनकी कोई पहचान है नहीं। जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ रहा हूँ, अब वो पार्टी में आ गए हैं, वो वहां उनको बना दिया है, पूर्वांचल वो चौधरी लिखते हैं, या तो उनको पटेल लिखना पड़ेगा या कुछ और लिख करके अपनी बात को आगे लाना पड़ेगा कि वो कुर्मी है, ये बात को साबित करना पड़ेगा। और वैसे उनकी जो राजनीति है वो थोड़ा सा ब्राह्मणों के बीच से होकर के निकली है पंकज जी की, वो एक अलग विषय है। मगर जो हम विस्तार की बात कर रहे हैं उस विस्तार में ये बात आएगी, ये एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद का विस्तार, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और उसके बाद ये तारीख शायद 20 के बाद जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें निश्चित तौर से कुछ ब्राह्मण चेहरे जो यूपी योगी मंत्रिमंडल में हैं उनमें से हटा करके और नए ब्राह्मण चेहरे इंडक्ट किए जा सकते हैं। जैसे एक नहीं, अब नाम के कयास तो खैर बहुत वो हो जाएगा। और एक पूजा पाल का नाम भी एक चर्चा में आ रहा है क्योंकि पाल बिरादरी से है वो, और पीडीए का मसला है और वो अखिलेश यादव की पार्टी से निकल के आई है। तो एक मैसेज देने की बात भी है कि वो कौशाम्बी और जो अला प्रयागराज है और वो एक संघर्ष करते हुए आई है, क्योंकि जो अतीक अहमद और अशरफ थे उनसे उनका संघर्ष था। तो वो एक मैसेज देने की बात भी हो सकती है कि पाल बिरादरी। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या में जो मिल्कीपुर से जीत करके चुनाव आए हैं, बाई इलेक्शन जीत करके आए हैं, संभव है कि एक पासी समुदाय से उस व्यक्ति को भी ले लें और संदेश देने की कोशिश हो सकती है भाजपा कि अयोध्या लोकसभा से देखिए हमने मंत्री बनाया, क्योंकि वहां पर अवधेश प्रसाद सांसद है, पार्टी एक मैसेज देने की बात। तो एक सामाजिक संतुलन जो संतुलन बनाने की बात आएगी और खास तौर पर संदेश देने की कोशिश करती है। और जब 2027 से पहले ये विस्तार होना हो तो इतना तय है कि पार्टी अलग अलग जातियों को भी संदेश देगी। दुर्गेश जी, जैसे जो सवाल मेरा मनमोहन जी से था कि एपिसोड हुआ जो अब तक चर्चा में है, प्रदेश अध्यक्ष भी उससे ज्यादा चर्चा में आ गए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चेतावनी दी उसके बाद अपनी चेतावनी को रिपीट भी किया, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को भी एक शेयर की उनको भी उम्मीद है। हालांकि इस समय 7 मंत्री हैं, लेकिन अगर उसमें से 1-2 हटाए जाते हैं या बदले जाते हैं तो नए नाम साबित हो कुछ शामिल हो सकते हैं। अभी संगठन में जो चेहरे हैं, क्योंकि संगठन में कुछ ऐसे माहिर चेहरे भी हैं जो ब्राह्मण हैं और इस समय वो सदन में भी हैं, सदन के सदस्य भी हैं, तो ऐसे में उनकी एंट्री भी क्या हो सकती है। यानी कि संगठन के चेहरों को सरकार में और सरकार के जो अभी सरकार में शामिल हैं उनको संगठन में। पार्टी तो ऐसा करती रही है बीजेपी। हाँ बिल्कुल। देखिए आपकी बात, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं शिल्पी, जो कयास आपके मन में है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ऐसा संभव है। और अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि जिस तरह से ब्राह्मणों के उस मीटिंग के बाद एक डैमेज कंट्रोल की बात हुई है और पंकज चौधरी को सामने आकर के बयान देना पड़ा, इसको एक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तक की एक मतलब वो करनी बात कहनी पड़ी। लेकिन जाहिर सी बात है कि अंदर खाने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में वो टूटन, वो आपसी तालमेल का अभाव तो दिख ही रहा है। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले मनमोहन जी कह भी रहे थे कि भाई जो योगी सरकार है उसमें कहीं न कहीं ये मैसेज है कि भाई ठाकुरों का थोड़ा प्रभुत्व ज़्यादा है। और ये कोई इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय भी ये था कि भाई यादवों का वर्चस्व ज़्यादा था। तो मैसेज देना और रियलिटी होना, जहाँ तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली एक बड़ी बेबाक ढंग की है। वो किसी भी जाति धर्म वगैरह से
खुद को वो अलग रखते हुए वो प्रशासनिक चीजों पर अपना उनका एक फोकस रहता है और वो लॉ एंड ऑर्डर, विकास, इन सब सारी मुद्दों पर वो उनकी ये सब सारी चीजें उनके केंद्र में रहती हैं उनकी कार्यशैली के। बावजूद इसके कहीं न कहीं ये मैसेज तो गया ही है कि भाई ठाकुरों का प्रभुत्व बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब इस बिल्कुल, बीच इसको में 2 लेकर घटनाएँ विपक्ष हुई। इस बीच में हाँ जी, मैं विपक्ष में समाप्त कर रहा हूँ कि ब्रजेश पाठक जी मिले प्रधानमंत्री जी से। हालाँकि वो एक ऑल इंडिया जो कबड्डी उसका था, उसका न्योता बैडमिंटन। देने गए थे, बैडमिंटन का। और इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी सपरिवार मिले हाल ही में। माननीय जी। प्रधानमंत्री जी से, उसकी तस्वीरें आई। तो ज़ाहिर-सी हुँ, बात है कि हम मीडिया के लोग हैं, हम लोग सिग्नल मैसेजिंग में बहुत बिलीव करते हैं और हुँ, हुँ। सिग्नल मैसेजिंग से हम लोग बहुत सारे आउटपुट निकालते हैं। मनमोहन जी भी इस बात से सहमत होंगे कि इस बात की भी फिर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हुई कि भाई नहीं, उसकी कहीं ऐसा तो नहीं टाइमलाइन कि भी है शीर्ष ना, नेतृत्व टाइमलाइन भी है। हाँ जी, शीर्ष नेतृत्व जो है वो ब्राह्मणों को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता। और जिन नाम की तरफ आप इशारा कर रही हैं, जो कि विधान परिषद में है, भाजपा के बड़े प्रखर प्रवक्ता भी रहे हैं, सारा हुँ, बहुत मीडिया फ्रेंडली भी हैं। तो हुँ, मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं इसमें ब्राह्मणों हुँ। को भी एक अपीजमेंट की कोशिश होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 12 से 14% ब्राह्मण मतदाता हैं। मतदा और न केवल मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है। शुरू कोर से जब वोटर रहा पार्टी है का गठन सर हुआ जी, सीएसडीएस। तब से सर तो सीएसडीएस के ब्राह्मणों को आंकड़ों के इग्नोर अनुसार पार्टी नहीं 2022 करना में चाहेगी। 79% वोट ब्राह्मणों ने दिए हैं हाँ बीजेपी जी, को। तो ब्राह्मणों को हुँ, इग्नोर बिल्कुल पार्टी नहीं करेगी, कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें अंदर खाने तो हो ही रही हैं। हमें तो मतलब ये भी सुनने को मिला कि भाई राजनाथ सिंह जी को इस डैमेज कंट्रोल में लगाया गया है, खुद हुँ। ब्रजेश पाठक जी को लगाया गया है। तो ये बातें रमापति राम कहीं न त्रिपाठी जी को भी लगाया गया है, पंकज हाँ, चौधरी जी रमापति को राम 5 अगस्त त्रिपाठी का जो कैंसल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी हुँ, लगाया हुँ, गया है। तो ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी नाराज़ नहीं करना चाहेगी। बावजूद इसके अब भारतीय जनता पार्टी का फ़ोकस कहीं न कहीं ओबीसी जो वोट हैं, बिल्कुल। वो जो पीडीए की काट हो सकते हैं, उस पर भी है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, अगर ये बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार बीजेपी होता है, ब्राह्मणों को तो जिस उसमें तरह इस से बात एक की छाप एपिसोड हुआ देखने को है मिलेगी। जिस तरह से ये एपिसोड हुआ है, बीजेपी ब्राह्मणों को नाराज़ नहीं करना चाहती। कई ऐसे चेहरे हैं जो इन वेटिंग जिनको कहा जा सकता है हाँ जी, कि लंबे समय से उनको उनको मौका मिल सकता इंतज़ार है। है, तो वो आ सकते हैं सरकार में और ब्राह्मणों को एक मैसेज दिया जा सकता है। लेकिन पार्टी ने अपना राजनीति किस तरह से पार्टी आगे आने वाले समय में करेगी और शायद वो परिस्थितियों की ज़रूरत भी है सपा को देखते हुए, पीडीए की चुनौती को देखते हुए कि नॉन यादव ओबीसी को वो पार्टी ने एक तरह से तय कर दिया है। लेकिन एक जी। एक सवाल मेरे मन में क्योंकि हम ब्राह्मणों पर जब चर्चा कर रहे हैं, हालाँकि ये चर्चा थोड़ी लंबी हो गई है ब्राह्मणों पर, जी। लेकिन मनमोहन जी अगर जैसे मनोज पांडे की जो बात चल रही है, सपा के बागियों की बात चल रही है, जिनको जो मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कई बार तस्वीरें, चाहे पूजा पाल हो, चाहे मनोज पांडे, अगर इस तरह के बाहर से आए हुए चेहरे शामिल हो जाते हैं, तो बीजेपी के तो हमेशा कैडर को उसका नुकसान हुआ है ना, लेकिन ये समायोजन होगा, आपको लगता है कि ये तालमेल बनाने की भी कोशिश होगी? क्योंकि ये एक संदेश देने की भी कोशिश होगी और उस क्षेत्र में जहाँ से मनोज पांडे आते हैं, हर क्षेत्र को देखना भी पार्टी के लिए ज़रूरी है। आपको लगता है देखिए, ये? ऐसा है कि मनोज पांडे रायबरेली जिले का प्रतिनिधित्व हुँ, करते हैं और ऊंचाहार हुँ, से विधायक हैं और हुँ, 4 टर्म के और मंत्री रह चुके हैं 2 बार। हुँ, और चूँक वो जब आए थे और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव था, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे रायबरेली से, तो अमित शाह उनके घर भी गए थे। हुँ, हुँ, तो ये भी एक देखना है, मैसेज तब भी दिया गया था कि अमित शाह कितना करीब हैं, इस तरह की चीज़ है। अब उनको देखिए, दूसरा बगल में जिला है अमेठी, हुँ, तो अमेठी में भी स्मृति ईरानी पराजित हुई हैं, तो अमेठी और रायबरेली ये हुँ, 2 जिलों को जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि वो देश की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं दोनों जिले, वो हुँ, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वहाँ से वो समीकरण उस बात का है। अब उसमें दूसरा ब्राह्मण यदि हट जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के योगी मंत्रिमंडल से तो कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हुँ, ब्राह्मण से ब्राह्मण, और मनोज पांडे की फॉलोइंग जो है वो ब्राह्मणों में दूसरे तरीके की है और जो दूसरे और मंत्री हैं उनकी फॉलोइंग नहीं है। वहीं जिस तरफ इशारा दुर्गेश जी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में एक तेज तर्रार संगठन में अपना योगदान दे रहे हैं, लंबे 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया। हुँ, उनका भी यदि इंडक्शन होता है, मंत्रिमंडल में आते हैं, तो वो भी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जो है, वो उसको बहुत
जमीनी स्तर से लेके और ऊपर तक बहुत लेवल पर वो जानते हैं, संगठन के निर्माता हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग यदि इंडक्ट होते हैं इस चुनावी वर्ष में, और भी संगठन में भाजपा के 1-2 और भी ब्राह्मण चेहरे हैं, तो यदि जैसे बात आप कर रही थी कि भाजपा ये करती रही है प्रयोग कि मंत्रिमंडल से कुछ लोग संगठन में जाते हैं, संगठन से सरकार में जाते हैं, तो ये उनको चूंकि संगठन का भी अनुभव होगा और वो मंत्रिमंडल में आ जाएंगे तो उनके बिल्कुल, पास तो काम करने की वो बहुत ज्यादा एक समय होगा। लेकिन तो जिस वो तरह से वो पार्टी के लिए सर फायदेमंद हो सकते हैं। हम लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे पे बातें जो आप सामने आ प्रश्न रही हैं, आप कर रहे हैं ना, कुछ और नामों पर चर्चा भी चल रही है, कहा क्योंकि ये जो एक तरह से अब जिनको लिया जाएगा उनको चुनावी रणनीति की दृष्टि से लिया जाएगा। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री यानी सरकार के मुखिया और जो संगठन के मुखिया हैं यानी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, दोनों गोरख क्षेत्र से आते हैं। तो ऐसे में ये भी बड़ी अवध बात है, क्षेत्र ये भी का, ये ऐसे में इसके बुंदेलखंड का भी तो प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय जो संतुलन है वो संतुलन भी तो अब एक तरह से संदेश उसका भी देना होगा ना। बुंदेलखंड खाली है। देखिए बुंदेलखंड अभी खाली है, आपके पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के वाद मंत्री। अभी एक बात आने लगी है कि राणा का भी नाम आने लगा कि भाई वहां पर भी कहीं उसको लेना है। तो अभी कई इलाके जो है भारतीय जनता पार्टी के खाली हैं, सामंजस्य नहीं है। अब देखिए अभी मौर्य बिरादरी के केशव प्रसाद मौर्य जरूर हैं, बड़े लीडर हैं, सब कुछ डिप्टी है, मगर मुझको लगता है कि जो सैनी है, ये जो बिरादरियां हैं ना, जो गैर यादव और ओबीसी में हैं, जैसे पूजा पाल का एक नाम हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ऐसे ही कई और बिरादरियों के लीडर हैं जिनको भी ये इंडक्ट कर सकते हैं और मंत्रिमंडल से, संगठन से भी ले जा सकते हैं। संगठन में यदि उस बिरादरी का कोई व्यक्ति होगा तो उसको भी ले जा सकते हैं, क्योंकि कई एमएलसी हैं इनके पास। जी जी भाई सर, क्या कुछ रुद्र सिंह देखिए, नॉन पदम सिंह परफॉर्मेंस, चौधरी हैं। क्योंकि हमारे पास समय कम है और सवाल बहुत सारे मन में, क्या कुछ नॉन परफॉर्मेंस हटाए भी जा सकते हैं, क्या इस दृष्टि से हटाए जा सकते हैं कि वो संगठन में काम करेंगे, सरकार से जिनका मंत्री पद लिया जा सकता है? नहीं, निश्चित तौर से ये ऐसे ही लोगों को हटाएंगे कि जो नॉन परफॉर्मर हैं या जिनकी पार्टी को कोई से नहीं मिल पा रही है, वे अपने क्षेत्र में ही सीमित हैं या मंत्री भी हैं मगर उनका कोई बहुत अपने विभाग में वर्चस्व नहीं है। शिक्षा के विभाग का भी एक मंत्री जी का इसी तरह का नाम आ रहा है कि वो उनकी परफॉर्मेंस से शायद पार्टी नेतृत्व बहुत खुश नहीं है। इस तरह की भी चर्चाएं उठ रही हैं, मगर ये बदलाव किस तरह से होगा, कैसे होगा, अभी तो बात आ रही है कि संगठन में ही बहुत बड़े बदलाव होने हैं, क्योंकि पंकज चौधरी जी को नई टीम बनानी है। यदि वो नई टीम बनाएंगे तो निश्चित तौर से संगठन में कुछ लोग हैं वो आगे जाएंगे, जिस बात पे हम लोग कर रहे हैं। अब संगठन में भी पीडीए को बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई, तो ऐसे सरकार में भी बढ़ा सकते हैं, तो 6 पद उनके पास ऑलरेडी खाली हैं और यदि मान लीजिए 2-3 लोग सरकार से बाहर आते हैं तो 2-3 और नए चले जाएंगे, तो 10 लोग तो हेर फेर में 10 से 12 लोगों का आप समझ लीजिए रिसफलिंग होगा निश्चित तौर से हमारे। लेकिन जो कुछ भी और होगा दुर्गेश जी, जो कुछ भी होगा वो चुनावी दृष्टि से होगा। निश्चित रूप से होगा, क्योंकि देखिए जैसे मैंने डिबेट के शुरू में भी कहा था कि 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ये जो है एक बैकबोन कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा फोकस जो है अब उत्तर प्रदेश और बंगाल, वेस्ट बंगाल पर है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक जो कास्ट बैलेंस है, जैसे कि अभी अवध की बात है या बुंदेलखंड की बात है, तो उसको कहीं न कहीं वो सामंजस्य पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो, जो चुनाव होते हैं वो अंत में आकर के जातियों के ही वर्गीकरण पर, जातियों के प्रभुत्व पर, जातियों की रिप्रेजेंटेशन पर टिक जाते हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी को पीडीए की काट खोजनी ही होगी, तो उसका एक संतुलन संगठन में और सरकार में, दोनों में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मकर संक्रांति के बाद कुछ जो है चौंकाऊ फैसला भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। कुछ ऐसे चेहरे इंडक्ट होंगे जिनके बारे में शायद अभी कहीं चर्चा नहीं है, कुछ किसी ने सोचा भी नहीं है। बिल्कुल, कुछ चेहरे ऐसे इंडक्ट हो सकते हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं है, यूँ तो कई चेहरों की चर्चा है, लेकिन फिर भी पार्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरह से फैसले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लेता रहा है, उसमें कई बार ऐसे नाम भी आ जाते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा ना हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक युवा विधायक का नाम काफ़ी समय से ऐसा कहा जा रहा है कि वो वेटिंग हैं, और उसके अलावा
पहले जो कार्यकाल में योगी के मंत्री थे, उनमें से एक जो एमएलसी थे, उनका भी नाम एमएलसी हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। तो कई लोगों का इधर नाम चर्चा में है, लेकिन इतना तय है कि पार्टी फैसला बहुत सोच समझ करके करेगी कि आगे चुनावी रणनीति पर इससे क्या असर पड़ता है। वैसे तो जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे पंकज चौधरी, उससे पहले जैसे मनमोहन जी ने भी कहा भी कि लगातार एक दूसरे कुर्मी नेता का नाम चर्चा में था और बहुत कहा जा रहा था कि वो जी, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल। के करीबी हैं और वो उनको संगठन का भी अनुभव है, इसीलिए हाँ, उनके हाँ। मोहर लगेगी। और पार्टी ने जाति तो वही चुनी, लेकिन वो किसी दूसरे लेकिन नाम पर हाँ, जो मोहर लगाई नेता दिया वो जिनका सबका लोगों ही ने दे सोचा दिया। नहीं था। तो बीजेपी कई बार इस तरह से फैसले लेती है। आगे हमारी नजर इसी बात पर रहेगी। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए मनमोहन जी आपका और दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आपका भी धन्यवाद। हमारी नजर इस पर रहेगी कि क्या इस विस्तार से निकलता है, यानी पार्टी ने तय क्या किया है और उसका जिस दिन विस्तार होगा हम एक बार फिर से इसकी चर्चा करेंगे। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।